तो जय हिंद साथियों। तो मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार भूपेंद्र सर ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हो साथियों कि आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी के बहुत ही शानदार प्रश्नों की पूरी एक मैराथन लंबी सीरीज होने वाली है। तो सभी लोग साथ साथ में बच्चे इसके आंसर देते जाएंगे और थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो चलेगा, चलते हैं, करते हैं क्लास शुरू। पहला ही प्रश्न बच्चे आपके सामने है, लिखा हुआ है सितारे हिंद की उपाधि किसे प्रदान की गई है या किसे मिली है? शिव प्रसाद सिंह, गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल जी या सदा सुखलाल जी? तो हम सब जानते हैं कि सितारे हिंद की जो उपाधि मिली है वो मिली है शिव प्रसाद सिंह को, जिन्हें हम सितारे हिंद के नाम से भी जानते हैं। मैं बात करता हूं दूसरे प्रश्न का। ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है, प्रश्न बड़ा मजेदार है। लिखा हुआ है पंजाब में हिंदी के प्रचारक कौन थे? बाबा फरीद, श्रद्धा राम फिल्लोरी, श्रीनिवास दास या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि पंजाब में हिंदी के जो प्रचारक थे वे थे श्रद्धा राम फिल्लोरी। तो आंसर लगाना ऑप्शन डी सॉरी। तीसरा प्रश्न बच्चे मैं आपके सामने रख रहा हूं और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखिए एक बार। लिखा हुआ है हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो बच्चे हिंदी जो है वो भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो मैं आपको बता दूं कि यह है 13 राज्यों की राजभाषा है। तो आंसर क्या लगा देना? ऑप्शन ए लगा देना। चौथा प्रश्न क्या है बच्चे देखिए एक बार, लिखा हुआ है हिंदी की कौन सी बोली मॉरिशस में पर्याप्त मात्रा में बोली जाती है? तो बच्चे याद रखना, मॉरिशस में पर्याप्त मात्रा में हमारी भोजपुरी बोली जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लगा देना। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, लिखा है इनमें से गलत युग्म को अलग कीजिए। कवि बिहारी लाल किस भाषा के कवि हैं? तो हम सबको पता है ब्रज भाषा के कवि हैं। विद्यापति को तो हम मैथिल कोकिल कहते हैं, तो ये मिथिला भाषा या मैथिल भाषा के हैं। केशव दास जी जो है बच्चे वो ब्रज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा के कवि हैं, ये पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी केशव दास, सॉरी ऑप्शन सी आंसर इसमें हो जाएगा। तुलसीदास जी बिल्कुल अवधि और ब्रज दोनों के कवि हैं, तो ये भी सही है। यानी पांचवें प्रश्न का आंसर बच्चे सी होना चाहिए। छठवां प्रश्न और बड़ा शानदार है, देखिए क्या लिखा हुआ है सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कार्य के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? तो बच्चे वह कहलाती है राजभाषा। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में राजभाषाएं कितनी है वर्तमान में, तो 22 है, ध्यान रखना। ठीक है, 22 है और इनके लिए संविधान में अनुच्छेद बनाया गया है, आर्टिकल बनाया गया है 343। यह भी ध्यान रखना, 343। मैं चलता हूँ सातवें प्रश्न पर प्यारे साथियों। लिखा हुआ है उत्तम पुरुषवाचक में एक वचन सर्वनाम हूँ किस उपभाषा में प्रयोग किया जाता है या किस बोली में? तो मैं बता दूं कि यह शब्द जो है वो ब्रज भाषा का फेमस शब्द है, जो कि मैं के स्थान पर आता है, जो कि मैं के स्थान पर आता है। आठवां प्रश्न प्यारे साथियों आपके सामने है, लहंदा भाषा किस राज्य में बोली जाती है? गुजरात, पंजाबी, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो याद रखना बच्चे, लहंदा भाषा जो है वो पंजाबी का ही एक रूप है, तो यह है पंजाब भाषा, पंजाब राज्य में बोली जाती है। मैं बात करता हूँ नौवें प्रश्न की, दक्षिणी हिंदी का अन्य नाम क्या है? हिंदवी, कौरवी, खड़ी बोली या हैदराबादी हिंदी? कमेंट करके बताइए प्यारे साथियों क्या होगा इसका आंसर। नौवां प्रश्न है, बड़े ध्यान से पढ़ना। तो बच्चे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबादी हिंदी। 10वां प्रश्न बताओ, आंसर लिख बताना क्या होगा। अर्धमागधी से उत्पन्न बोली कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए अवधी, बी ब्रज, सी हरियाणवी और डी कनौजी। अर्धमागधी से बच्चे याद रखना पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो याद रखना वो है 3। कौन कौन सी हैं वो 3? तो याद रखना बच्चे वे हैं यहाँ पर अवधी, तो अवधी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बघेली, तो एक बघेली हो जाएगा, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ी। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर कहीं भी आप अगर देखोगे तो केवल एक ही आपको शब्द दिखेगा, और वो शब्द कौन सा होगा? और वो होगा बच्चे यहाँ पर अवधि। तो केवल एक ही दिखा ना अवधि, और तो कुछ नहीं दिखा। देखो ब्रजभाषा लिखा है, हरियाणवी, कन्नौजी लिखा है, इसका मतलब एक भी मैच नहीं खाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्लियर है? 11वां प्रश्न बच्चे आपके सामने है, लिखा है अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो याद रखना अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्हें बच्चे अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं, याद रखना, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया था। 12वां प्रश्न और मजेदार है बच्चे, आपसे पूछा गया है अनुचित मेल कौन सा है? अनुचित का मतलब होता है जो उचित ना हो, जैसे अवधि है, अवधि खड़ी बोली क्या साथ साथ में आ सकते हैं? नहीं। ब्रजभाषा और बुंदेली, यस। मैथिली और मगही,
साथ साथ में आ सकते हैं? हाँ। मालवी और मेवाती? हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अनुचित मेल नहीं है, दोनों अलग अलग उपभाषाओं से आई है, जबकि ब्रजभाषा बुंदेली एक ही उपभाषा से आती है। मैथिली और मगही बिहारी हिंदी से आती है और मालवी मेवाती राजस्थानी हिंदी से आती है। तो 12वें प्रश्न का आंसर हम सीधा सीधा ए लगा देंगे। 13वां प्रश्न बताइए बच्चे, असत्य कथन छांटना है। जैसे बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ये बात सही है, ये गलत नहीं है। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, नहीं, बोली का क्षेत्र तो बहुत छोटा होता है, तो यही बात गलत है। हमसे क्या पूछा है? असत्य कथन छांटिए, और हमें असत्य कथन मिला है, ऑप्शन बी। क्लियर है? अब हम चलते हैं हमारे 14वें प्रश्न पर। लिखा है अपभ्रंश भाषा के वैयाकरण कौन है? वैयाकरण का मतलब होता है व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को पढ़ाने वाला। तो बच्चे याद रखना, अपभ्रंश भाषा के जो वैयाकरण है वो माने जाते हैं हेमचंद्र, जिनके द्वारा पहला अपभ्रंश भाषा का व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था। इन्हें अपभ्रंश भाषा का पाणिनि भी कहते हैं। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहते हैं? याद रखना, तो किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है। 17वां प्रश्न बच्चे आपके सामने है, निम्न में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं? कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास और मलिक मोहम्मद जैसी। तो मलिक मोहम्मद जैसी तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। रहीमदास रहीमदास तुलसीदास और कबीरदास। तो याद रखना, इसमें से कबीरदास जी हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। तो आंसर आप लोग ऑप्शन ए लगाएंगे। 18वां प्रश्न आपके सामने है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त बच्चे जो है वो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। तो इनका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। मैं बात करता हूँ तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है? तो बच्चे इन्होंने ब्रजभाषा में विनय पत्रिका का संपादन किया था या रचना की थी विनय पत्रिका की। विनय पत्रिका की जो भाषा है ये काफी बार एग्जाम में आया है, वो ब्रजभाषा है। ठीक है, बाकी की कवितावली की बात करता हूँ तो ये अवधी भाषा में लिखी है। कृष्ण गीतावली भी अवधी भाषा में, और दोहावली। मैं बात करता हूँ 20वें प्रश्न की बच्चे, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें, यह किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? क्या यह एक यात्रा वृत्तांत है? क्या यह एक उपन्यास है? क्या यह एक रेखा चित्र है? क्या यह एक नाटक है? तो बता दूं कि माटी की मूर्तें बच्चे क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। तो आंसर सी लगा देना। 21वां प्रश्न आपका और टफ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है, बंगला भाषा से लिया गया है? तो बच्चे यहाँ पर जो चंद्रावली लिखा हुआ है, तो ये तो है आपका बच्चे संस्कृत भाषा से लिया हुआ, नई चाल में ढंग है नहीं, कवि वचन सुधा है नहीं। इनका जो सही आंसर है वो है विद्या सुंदर। बच्चे विद्या सुंदर बंगला भाषा का नाटक है, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक कहते हैं। तो 21 प्रश्न का आंसर आप ए लगाते हुए आगे बढ़े, और आगे आपके सामने 22वां प्रश्न आया। और 22वां प्रश्न क्या लिखा है बच्चे, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की उपाधि प्रदान की थी? तो याद रखना, शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि दी थी सुंदरदास को। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है। तो चौथा आंसर लगाना 22वें प्रश्न का। अगला प्रश्न बच्चे लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? अतुकांत का मतलब होता है जिसमें तुक नहीं हो, और बच्चे उनकी प्रेम पथिक एक ऐसी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की जो कि अतुकांत शैली में लिखी गई है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न आपके सामने है, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले हिंदी के कवि थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, और वह सन था 1965 की 68 की बात है। 68 में बच्चे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इन किस कृति के लिए मिला था, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आंसर में लिखना चिदम्बरा। चिदम्बरा इनकी एक ऐसी कृति थी जिसके लिए सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सन 1968 में। एक प्रश्न बड़ा काफी बार बार पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रानंदन पंत को ही कहा जाता है। सूरदास के गुरुजी का नाम अगर पूछ लिया जाए कि सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि बल्लभाचार्य जो है वो सूरदास जी के गुरु थे। वहीं रैदास और कबीरदास जैसे महान संतों के जो गुरु थे वो रामानंदाचार्य थे, रामानंद। 26वां प्रश्न बच्चे बड़ा शानदार है, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? अभी अभी हमने पढ़ा कि ये भाई संत धारा के कवि है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये ज्ञान मार्गी शाखा संत धारा के कवि है। तो 26 प्रश्न का आंसर ए। प्रकृति का सुकुमार कवि हमने अभी अभी पढ़ा है, सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। तो आंसर 27 का बी। 28वां प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसे दी गई है? तो याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। 29वां प्रश्न बच्चे, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए,
इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये पूरा वाक्यांश ऐसे है, एक दोहा है कबीरदास जी का, पढ़ पढ़ पोती जग मोया पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। तो बच्चे ये कबीरदास जी के द्वारा कहे गया दोहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी दास जी बिल्कुल भक्तिकालीन कवि नहीं है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो रीतिकालीन कवि है। ये कौन है भाई? बिहारी दास जी तो रीतिकाल के कवि हैं, तो ये तो रीतिकाल के कवि हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। सूरदास जी भक्तिकाल के कवि हैं, तुलसीदास जी भक्तिकाल के कवि हैं, और कबीरदास जी भी भक्तिकाल के कवि हैं। बात करते हैं पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखी गई थी? तो याद रखना बच्चे, ये आदिकाल की रचना है, और इसके जो लेखक थे उनका नाम है चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के राजगुरु भी रहे। 32वां प्रश्न आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में कबीरदास जी का नाम सबसे अव्वल आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ की बात करोगे तो हिंदी का पहला प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को माना गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी या सी। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, ये तीनों हैं, लेकिन संयुक्त काल जैसा कोई विभाजन नहीं था, यानी आंसर में ऑप्शन डी लगा देना। 35वां प्रश्न साथियों क्या लिखा हुआ है? कबीरदास जी की कौन सी भाषा थी? तो याद रखना कबीरदास जी की सदोकड़ी भाषा का प्रयोग किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? 36वां प्रश्न भी बड़ा मजेदार है, प्रश्न बड़ा सारा है। क्या लिखा है? बिहारी हिंदी की बोलियां आपको पहचाननी है, तो कन्नौजी और बुंदेली तो है नहीं, है ना, लहंदा मेवाती भी नहीं है, बेशवाड़ी और छत्तीसगढ़ी भी नहीं है। बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियों में भोजपुरी और मगही आती है प्यारे साथियों। 37वां प्रश्न लिखा है, वैदिक संस्कृत के अनुसार या वैदिक संस्कृत से साहित्य युग की भारतीय भाषाओं तक के 4 चरणों में अंतिम चरण कौन सा था? तो बच्चे अंतिम चरण जो था वो अपभ्रंश भाषा थी, याद रखना, तो आंसर क्या लगा देना? ऑप्शन बी लगा देना। 38वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहचानिए। कपट, मूर्खता, सुंदरता और निद्रा। तो याद रखना, कपट या मूर्खता, मूर्खता पूर्ण व्यवहार करना, है ना, तो सुंदरता पुल्लिंग शब्द, सुंदरता और निद्रा। तो यहाँ पर बच्चे पुल्लिंग शब्द की मैं बात करता हूँ, तो एकमात्र कपट ही ऐसा है जो पुल्लिंग है, बाकी की मूर्खता की उसने, है ना, वो उसने अपनी सुंदरता से सबको मोह लिया, तो और निद्रा आई। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग। तो 38 प्रश्न का आंसर ए लगाना पड़ेगा। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को, किसी भी लिखित भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने वाली ध्वनि को अंकित करने वाले चिन्हों को, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। 40वां प्रश्न देखिए, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। संतान स्त्रीलिंग होती है, विजय हुई और वर्णन किया। शक्कर, शक्कर, तो शक्कर कैसी होती है भाई? मीठी होती है ना शक्कर, तो शक्कर। वर्णन किया, यहाँ पर वर्णन शब्द जो है वो पुल्लिंग है, बाकी के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। 41वां प्रश्न बच्चे, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, यह याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 5 वर्ण होते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे बच्चों आंसर इसका ऑप्शन बी लगाना पड़ेगा। 42वां प्रश्न कह रहा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा देवनागरी लिपि में मराठी लिखी जाती है, मराठी भाषा जानते हो ना, महाराष्ट्र में चलती है। इसके अलावा बच्चे कोंकणी जो है, कोंकणी भी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा बच्चे नेपाली जो भाषा है वह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अब वर्तमान में संस्कृत भाषा भी बच्चे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि देवनागरी लिपि जो बहुत बड़ी लिपि है, इसमें हिंदी भाषा भी लिखी जाती है, इन्हीं लिपि चिन्हों में मराठी, कोंकणी, नेपाली और संस्कृत जैसी भाषाएं भी लिखी जाती हैं। ठीक है, तो देवनागरी लगा देना। 43वां प्रश्न बच्चे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो याद रखना, भारतवर्ष में हम हिंदी को राजभाषा के रूप में रखते हैं। अगर अगला प्रश्न पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो याद रखना, जिन शब्दों के अंत में त्व प्रत्यय जुड़ा हो, ता प्रत्यय जुड़ा हो, पन प्रत्यय जुड़ा हो, है ना, आस प्रत्यय जुड़ा हो, वहां भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो आंसर क्या लगा देना? ऑप्शन सी लगा देना।
45वें प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है 45वें प्रश्न में। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पहचानना है। मंजिल, भरमार, मर्यादा और पुलिंदा। मंजिल पर पहुंच गई, है ना, या मंजिल मिली, भरमार और मर्यादा, है ना, तो मर्यादा में लाकर अच्छी मर्यादा निभाई। पुलिंदा जो शब्द है ये पुल्लिंग है, ध्यान रखना, बाकी का इनमें से कोई भी पुल्लिंग नहीं। 44वां प्रश्न बच्चे लिखा है, वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखना अखंडित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण का मतलब होता है अखंडित ध्वनि। 47वां प्रश्न, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, तो बच्चे याद रखना 5 वर्गों में आने वाले वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आंसर चौथा हो जाएगा। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, लड़ाई, चतुराई, उतराई। तो बच्चे यहाँ पर मिठाई जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, बाकी की ये लड़ाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है, चतुराव भी भाववाचक संज्ञा है और उतराई भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। 49वां प्रश्न प्रियजनों आपके सामने रख रहा हूं, इनमें से अनिश्चयवाचक शब्द नाम कौन सा है। कौन, कोई, जो या वह है। तो मैं बता दूं कि यहाँ अनिश्चयवाचक की जब बात होगी तो कोई शब्द आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में बी देख लेना, यही आपका आंसर है। 50वां प्रश्न बच्चे लिखा हुआ है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के पीछे जुड़ा हो, जैसे अभियोग में योग तो मूल शब्द है तो ये नहीं है। रचेता में, है ना, रचेता में ता प्रत्यय है, ठीक है ना, तो रच धन ऐता होता है। व्यायाम में नहीं है और इसमें इच्छा है तो इसमें भी नहीं है, यानी आपका जो आंसर है वो रचेता है, रचेता में प्रत्यय लगा हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 51वां, क्रिया के जिस रूप से यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर है तो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यानी आंसर क्या लगा देना बच्चे, बी लगा देना। 51वें प्रश्न का आंसर बी। 52वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो याद रखना प्रेस। 53वां प्रश्न, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया या धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो क्रिया या धातु के साथ जुड़ना क्रिया, तो आंसर हो जाएगा डी। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग अनुसार ठीक से जड़ी नहीं है। राम आता है तो राम पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है, कोई गलती नहीं है। घोड़ा दौड़ता है, कोई गलती नहीं है। हाथी सोती है, नहीं बच्चे, हाथी सोता है, ये बड़ी गलती है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हाथी सोता है, तो ये गलती हो गई, तो पकड़ में आ गई। 54वें प्रश्न का आंसर सी लगा देना। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से होते हैं बच्चे, विकारी का मतलब होता है जो बदल जाए, है ना, जैसे आपको कभी भी कोई शब्द संज्ञा का दिख जाए, है ना, सर्वनाम दिख जाए, विशेषण दिख जाए, विशेषण दिख जाए, क्रिया दिख जाए, तो बच्चे ये कैसे होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। जैसे आपको यहाँ देखो संज्ञा दिख गई, मनुष्य क्या है, नाउन है, संज्ञा है, तो बच्चे आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 56वां प्रश्न कैसे करेंगे, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है। कारक से, वचन से, काल से। तो बच्चे क्रिया के होने का समय काल से ज्ञात करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संबंधवाचक शब्दनाम कौन सा होता है, तो संबंधवाचक शब्दनाम होता है जो, जैसे जो लिखा हो, जैसे जिसे लिखा हो, जैसे सो लिखा हो, जैसे जिसका लिखा हो, ये सारे के सारे बच्चे संबंधवाचक शब्दनाम की श्रेणी में आते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। 58वां प्रश्न, इनमें से कौन से अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक का मतलब होता है जिसमें संख्या पूर्ण नहीं होती हो, जैसे 1 2 3 4 नहीं होते हो, तो बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आधा, पौना, ढाई, डेढ़, सवा, ये सारे शब्द आ जाएंगे, तो आंसर 58वें प्रश्न का बी लगा देगा। 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है। विषम संयोजन का मतलब होता है जो गलत मेल खा रहे हो, जैसे रस्सी तद्भव है, हाँ है, पुरोहित तत्सम है, हाँ है, लीची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, लीची जो है वो चीनी भाषा का शब्द है, तो ये गलत है, तो यहाँ से मैं पकड़ के लाऊंगा और सी को गलत कर दूंगा, यहाँ से मैं यहाँ सी को गलत करूंगा। इस प्रकार से पहचाने जाते हैं। 60वां प्रश्न देखें, निश्चयवाचक शब्दनाम कौन सा है, तो यह है, डी आंसर हो जाएगा। 61वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निर्भय में हुआ है, निधन भय होता है, निरोध में हुआ है और निपात में हुआ है, लेकिन निंदा में बेटा कोई उपसर्ग नहीं है, तो 61वें प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 62वें प्रश्न का आंसर, गमन में क्या लगाएं कि विलोम बन जाए, तो आ लगा देना, तो गमन का आगमन हो जाएगा।
बी आंसर हो जाएगा। मध्यम पुरुषवाचक कौन सा होता है? तो मध्यम का मतलब होता है बीच का, सेकंड पर्सन, यानी तुम, आप, ये सारे शब्द आ जाते हैं, तो आंसर डी लगा देना। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो केवल प्र है, याद रखना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधन ख्यात होता है। 65वां प्रश्न है बच्चे, पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? तो याद रखना, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। ठीक है, याद रखना। उद्भिज का मतलब होता है जो पृथ्वी से निकले, या बीज या मिट्टी से, जो पृथ्वी से फोड़ कर निकलता है वो उद्भिज। पिंडज, पिंड से निकलने वाला, और जरायुज जो बच्चे पैदा करते हैं, जो बच्चे पैदा करता हो वो सब जरायुज, मैमल्स। तो 65वें प्रश्न का आंसर आप लोग ए लगा देंगे। 66वां प्रश्न, जहां नदियों का मिलन हो उसको संगम कहते हैं, तो 66वें प्रश्न का आंसर सी लगा देंगे। 67वां प्रश्न क्या कहलाता है? 67वां प्रश्न लिखा है बच्चे, जिसकी गहराई का या था का पता ना लग सके उसको अगाथ कहते हैं, तो आंसर इसका बच्चे हम लोग सी लगा देंगे, अगाथ बोलते हैं, है ना, अगाध। 68वां प्रश्न देखेंगे बच्चे, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला क्या कहलाता है? तो विनोद के लिए सैर करने वाला बच्चे क्या कहलाएगा? पर्यटक कहलाएगा। 69वां प्रश्न देखिए बच्चे, लिखा हुआ है, जिसका नाम पहले, सबसे पहले लिया जाता हो उसको अग्रणय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अग्रणय, तो आंसर बी हो जाएगा। 70वां प्रश्न बताएं बच्चे, लिखा हुआ है 17वां प्रश्न में, 15 दिन में एक बार होने वाला जो भी घटना हो या जो भी कार्य हो उसको क्या बोलेंगे? पंचांग, पंचशील, पाक्षिक या पांचाल? तो याद रखना बच्चे, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाएगा, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक सबको? 71वां प्रश्न देखिएगा जरा, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण अगर हो किसी को, तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? आसक्ति, अनुराग, ममता या मोह? बच्चे आसक्ति शब्द आता है, आंसर ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा आपको। 71वां प्रश्न देखिए बच्चे, पाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या लगाओगे? अभिलाषा, लिप्सा, आकांक्षा और लालसा? तो पाने की इच्छा को बच्चे हम लोग लिप्सा कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 73वां प्रश्न लिखा है बच्चे, अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? अधीक्षक, अधिनायक, अधिकारी या अधिवक्ता? तो उसको अधीक्षक बोलते हैं, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास के लिए एक शब्द क्या आता है? तो याद रखना बच्चे, राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रागी कक्ष, ऑप्शन दो अंतःपुर, तीसरा अंतःकरण, चौथा नुपुर। तो अंतःपुर कहते हैं, तो आंसर बी लगाना पड़ेगा। 75वां प्रश्न बच्चे, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा, पिपासा, अभिलाषा या आकांक्षा? तो याद रखना, जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु या जिज्ञासा कहते हैं। जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो उसके लिए शब्द क्या आएगा? अछूत, शूद्र, निकृष्ट या अंत्यज? तो उसके लिए शब्द बच्चे अंत्यज आता है, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा बेटा। 77वां प्रश्न, हाथी को चलाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अंकुश, हतवाहन, हतवान, महावत या बाहक? तो उसको महावत कहते हैं। एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना क्या कहलाता है? तो इसको विनिमय कहते हैं, आंसर ऑप्शन बी लगा देना बच्चे। 79वां प्रश्न, न्यूनाधिक के अनुसार क्रम क्या कहलाता है? तो याद रखना, तारतम्य कहलाता है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है बच्चे आज की क्लास का, जिसकी इच्छा की गई हो उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना, उसको ईप्सित कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? उसको ईप्सित कहते हैं, यानी बी आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आपको बच्चे ये जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आज की क्लास बच्चे यही समाप्त होती है। आपने आज टोटल 80 क्वेश्चंस किए, आपको बताना है 80 में से आपके कितने सही रहे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग जो है वो कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आपके जो है वो कितने सही रहे। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम साथियों।